बच्चों, तो अब बात कर रहे हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी की, और हम कह सकते हैं नाउ विल डिस्कस ह्यूमन इम्यून सिस्टम। बेटा व्हाट इज इम्यूनिटी? ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी। क्लियर? और जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो स्टडी है, चाहे वो उससे रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शंस हो या पूरा इम्यून सिस्टम हो, उसको हम कह देते हैं इम्यूनोलॉजी। क्लियर? तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी और ससेप्टेबिलिटी, ये तीन वर्ड आपको क्लियर हो गए। अब बेटा ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स, एंटीबॉडीज, फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन जिनको कहते हैं, और सेल्स और टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? अब वो ऑर्गन जहां पे ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, उनको कहते हैं हम लिम्फोइड ऑर्गन्स। दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जहां पे मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होगा, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बोन मैरो और थाइमस आते हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे बोन मैरो यहां पर है, ठीक है, ये रेड मैरो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा बोन का स्ट्रक्चर है। और थाइमस में राइट और लेफ्ट लोब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो थाइमस एंड बोन मैरो आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब बोन मैरो क्या होती है? जहां पे सारी टाइप की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू सारी की सारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो बी सेल्स और टी सेल्स ही क्यों ना हो। थाइमस एक हार्ट के पास बाइलोब्ड ऑर्गन है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। एज के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस होता रहता है, ये डिजनरेट करता रहता है, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से यहाँ पे माइग्रेट हो जाती है और वहाँ पे जाके उनकी मैचुरेशन हो जाती है। या सिंपल वर्ड में मैं ये कहूँ कि सारी की सारी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हुई? बोन मैरो में। अब अगर बोन मैरो में ही उनकी मैचुरेशन हो जाएगी तो उनको तो क्या कह देंगे? बी सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स वहाँ से माइग्रेट करके, बोन मैरो से माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाएंगी? इस थाइमस में आ जाएंगी, और वहाँ पे उनका मैचुरेशन होगा, वहाँ पे उनका डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों, तो उनको क्या कह देंगे हम? टी सेल्स। तो बी सेल्स फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी बोन मैरो में, टी सेल्स फॉर्मेशन बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन कहाँ हो जाएगी? आके थाइमस में। देखिए, उसके अलावा वो ऑर्गन जहां पे ये सेल्स काम करती हैं, जो इफेक्टर सेल्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे? लिम्फोइड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, चाहे वो स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेस हैं, माल्ट जिसको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, या फिर अपेंडिक्स। ठीक है, ये सारे के सारे वो ऑर्गन है जहां पे मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट करके आ जाती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस और बोन मैरो से, और एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करके और इफेक्टिवली अपना काम करती हैं। अब ये है आपका मेन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन। आप देख पा रहे हो बीन शेप स्ट्रक्चर है इस तरह से। इसमें लिम्फोसाइट्स भी होंगी और फैगोसाइट्स भी होंगी। तो जो डेड आरबीसीज हो जाती हैं और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है ब्लड से, और फीटल लाइफ में इरेथ्रोसाइट्स के स्टॉक की तरह काम करते, रिजर्वर की तरह काम करती है ये। दूसरी टाइप लिम्फोइड ऑर्गन्स में लिम्फ नोड्स होती हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये भी ट्रैप करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, और उसकी वजह से लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं उसका 50% बेटा माल्ट बनाती है। तो जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लाइनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, यूरिनोजेनिटल ट्रैक की, उनमें सब में ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब एग्जैक्टली हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी क्या क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं, कैसे ये काम करती है। तो देखिए बेटा, दो टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है। एक को कहते हैं इन्नेट, नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक। जो बाय बर्थ होती है उसको कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, और लाइफ टाइम में जो हम गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्वायर, अडेप्टिव और स्पेसिफिक। ठीक है, तो एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से। एबिलिटी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इम्यून सिस्टम की टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, इन्नेट और इनबोर्न, एक्वायर्ड एंड इनबोर्न। ठीक है, दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि देखो ये बाय बर्थ है तो पता नहीं है ना लाइफ टाइम में किस तरह की सिचुएशंस ऑर्गेनिज्म फेस करेगा। तो एक जनरलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। ये बैरियर की तरह काम करती है। चार टाइप के बैरियर्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को रोकते हैं: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। क्या होते हैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारी बॉडी में आएगा तो सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्शन होगा बच्चों? स्किन। तो इट फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एक तरह से स्किन। क्लियर टू एवरीवन? ये वाला। इसके अलावा जो म्यूकस कोटिंग्स होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की हैं, जेनाइटल ट्रैक सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की हैं या यूरिनोजेनिटल ट्रैक की हैं, वो भी ट्रैप करती हैं। तो ये फिजिकल बैरियर का काम करेंगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे बना रही हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती हैं। हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं फूड के साथ, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है ना, और टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल है बच्चों। तो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना देते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स की। जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब जो डिस्ट्रॉय कर दे कि दूसरी सेल्स को, WBCs में न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर मोनोसाइट्स सॉरी ल्यूकोसाइट्स जिनको कहते हैं। मोनोसाइट्स ये लार्जेस्ट होती हैं साइज में, बहुत क्लियरली डिफाइंड इनका न्यूक्लियस होता है। मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स ये बैरियर का काम करती हैं। सेल्स हैं स्पेसिफिक, सो इट दे फॉर्म्स द सेलुलर बैरियर। एंड लास्टली साइटोकाइनिन बैरियर्स। अब मान लो बच्चों हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया, तो क्या किया जाए? ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, साइटोकाइनिन प्रोटीन्स हैं जिनको कहते हैं इंटरफेरोन्स। ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको इन्फेक्शन से बचाती है। मान लो ये बहुत सारी सेल्स हैं, अब ये इसमें इन्फेक्शन हो गया, अब ये इंटैक्ट है अभी तक, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटीवायरल प्रोटीन्स बन जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरोन्स। समझ आई बात? तो नियर बाय सेल्स को इन्फेक्शन से बचा देते हैं। तो ये चार टाइप के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी में: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स। क्लियर? अब बात करते हैं एक्वायर्ड।
नाम से ही पता चल रहा है, जो लाइफ टाइम में हम गेन करते हैं, चाहे वो हेल्दी डाइट के थ्रू हो, चाहे वो योगा मेडिटेशन के थ्रू हो, या स्पेशल डाइट के थ्रू हो, है ना, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, कि जैसा एंटीजन आएगा उसके हिसाब से ये रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं बच्चों, वो भी दो टाइप के होते हैं। इम्यून रेस्पॉन्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि घर में कोई स्ट्रेंजर आता है पहली बार, तो आपको उसको पहचानने में टाइम लगता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। इसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को या एंटीबॉडीज़ को भी फर्स्ट टाइम जब कोई एंटीजन एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है। लेकिन सेम एंटीजन दोबारा जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। एंटीबॉडीज पहले से उसको जानती हैं, तो ये फास्ट हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? तो प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स समझ में आ गया आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया बच्चे। तो अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा, उसमें जो रेस्पॉन्सेज हैं दोनों, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, वो बी सेल्स और टी सेल्स की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। बहुत क्लियरली आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल्स ओनली। बीटा जो बी लिम्फोसाइट्स है, सिर्फ वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। टी सेल्स का काम है इसकी हेल्प करना, ठीक है। तो एंटीजन बाइंड करेगा बी सेल्स के साथ, केमिकल सिग्नल कहाँ से आएगा? हेल्पर टी सेल से, जिससे ये प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाएगी और एंटीबॉडीज रिलीज होंगी। दिस इज मोड ऑफ एक्शन। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन अब बात करते हैं बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को बच्चा कहा जाता है H2L2, क्योंकि यहाँ पे दो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन्स होती हैं, और 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज़ की, जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक एक पार्ट बता देता हूँ। देखिए, 2 हैवी चेन दिख रही है यहाँ पे आपको, 2 लाइट चेन्स दिख रही हैं। दोनों चेन्स में कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। दिस इज कॉल्ड हिंज रीजन, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने? H2L2। अब दोनों चेन्स के बीच में क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है जो उनको इंटैक्ट करने का काम करता है। लाइट चेन को हैवी चेन से भी, और 2 सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे 2 हैवी चेन्स के बीच में भी, हैवी और लाइट के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, और 2 हैवी चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर टू एवरीवन? कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजंस आर आल्सो प्रेजेंट इन बोथ। अब एक पार्ट होता है FAB, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग या FAB, एंड FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। 2 एरियाज और होते हैं यहाँ पे। अगर बताऊँ आपको तो ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको FC कहा जाता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो FAB कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो 2 आइडेंटिकल जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो वाई शेप स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं जिनको FAB कहा हमने।
अब ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करेंगी। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगी। जो तीसरा पार्ट है जहां पे ये नहीं होता, एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं होती, उस पार्ट को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसलिए उसको FC रीजन कहा जाता है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो जो स्टेम है वाई स्टेप एंटीबॉडी मोनोमर का, वो क्या कहलाएगा, FC, और जो उसके जो 2 आर्म्स हैं वो रीजन क्या कहलाएगा, FAB रीजन। क्लियर टू एवरीवन बच्चा? चलिए, अब 5 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सबसे पहला जो एंटीजन आता है दैट इज IgG, मोस्ट अबंडेंट, 80% बनाता है ये, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। ये कहाँ मिलेगा, ये ब्लड में मिलता है, लिम्फ में मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है, और ये सिर्फ इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मदर से फीटस में जा सकता है, ठीक है। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज में जो इम्यून रेस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं वो सिर्फ IgG की हेल्प से होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है IgA, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, 10 से 15% कोलोस्ट्रम में मिलता है, स्वेट में मिलता है, टेयर्स में, सलाइवा, म्यूकस, GI ट्रैक में। यहाँ पर हैवी और लाइट चेन के अलावा एक एक्स्ट्रा J पॉलीपेप्टाइड भी बच्चों प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रेस के टाइम पे इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। कई बार बच्चों क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A फीकल मैटर में बाहर निकलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोप्रो एंटीबॉडी, ठीक है। कोप्रो एंटीबॉडीज होती हैं। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, मैंने आपको बताया, उसमें भी IgA मिलता है। थर्ड टाइप इज IgD, 0.2% होता है टोटल का, सरफेस पे प्रेजेंट होता है बी सेल्स के, और एक्टिवेट कर देता है बी सेल्स को और एंटीबॉडी रिकॉग्निशन। फोर्थ टाइप इज लीस्ट 0.1% लोकेटेड ऑन मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, और एलर्जिक रेस्पॉन्स, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया हमारा, IgM हमारा रह गया, 5 to 10% होता है टोटल एंटीबॉडीज का। ये लिम्फ में मिलता है बच्चों, इट इज फाउंड इन लिम्फ मेनली, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है ये, ठीक है, और ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है, लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, अर्लीस्ट भी है, जो सबसे पहले फीटस में मिलता है। तो लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgM। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। चलिए, अब बच्चा 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है रेस्पॉन्सेज के बेसिस पे, ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड सेल मेडिएटेड। यहाँ पे T सेल्स की हेल्प से होगा, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स की हेल्प से होगा, इसलिए इसको सेल मेडिएटेड कहा जाता है। यहाँ पे ह्यूमरस मतलब फ्लूइड की बात हो रही है, बॉडी फ्लूइड की हेल्प से होगा, इसलिए इसको ह्यूमर या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है बच्चों। देखिए क्या होता है, पहले बात करते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड रेस्पॉन्सेज की। सबसे पहला इम्यून रेस्पॉन्स जो एंटीबॉडी स्टार्ट करती हैं। अब आपको पता है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं ब्लड के प्लाज्मा में, मैंने बताया ना, फ्लूइड की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरल। तो एंटीबॉडी जो होती हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है वायरस की, ठीक है। अब एपिटोप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट होती है, एंटीजन डिटर्मिनिंग साइट होती है, ठीक। अब वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा सेल का, तो इन्फेक्टेड जो अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल है वो उसके साथ क्या होगा, जो टारगेट वायरस है, जो एंटीजन है हमारा, उसको ये न्यूट्रोफिल जो है वो टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है।
ये तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया, है ना। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया आपको स्टेप वाइज। लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बच्चों क्या होगा, स्पेशल टी सेल्स की हेल्प से होता है। अब ये सेल्स, इन सेल्स में एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसीलिए ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ग्राफ्टिंग के रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो टी सेल्स हैं ये एंटीजन के साथ कांटेक्ट करके और ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं, और वो जो है मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिससे जो वायरल एंटीजन्स हैं वो डिस्प्ले करेगा और ग्रैन्यूल्स सेल टू सेल रिकॉग्निशन करके और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देगा। या आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो कि टी सेल्स की हेल्प से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये टी सेल्स 3 टाइप की होती हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स जिनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, एंड मेमोरी टी सेल्स। इसके अलावा भी बच्चों टी सेल्स होती हैं, सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है बच्चों, आपको याद रखना है, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो ऑलरेडी एंटर कर गए हैं उस सेल में। ये टिश्यू ट्रांसप्लांट्स के केस में भी काम करती है, और इसीलिए रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डोनर्स भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बच्चों। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग बहुत एसेंशियल है किसी भी ग्राफ्ट के लिए, क्योंकि उसके बाद पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं पूरी लाइफ टाइम तक। तो मैचिंग कैसे करते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो डोनर का ब्लड ग्रुप ओ ही होना चाहिए। अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो डोनर ओ होगा या ए होगा। अगर बी है तो ओ और बी। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ए बी अगर ब्लड ग्रुप है पेशेंट का तो वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल हो गया, सबसे ले सकता है ये, ठीक है। मैचिंग का क्लियर हो गया आपको। अब एक और टाइप होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव एंड पैसिव। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। अरे सर क्या बताया था, कौन सा पैसिव कौन सा एक्टिव, नेचुरल दोनों में है, आर्टिफिशियल दोनों में है, क्या नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। देखिए आप यहाँ पे देखिए बहुत इजीली, एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो, हमारी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो इम्यून सिस्टम में, तो क्या कहलाएगा एक्टिव। चाहे वो नेचुरल एक्टिव हो चाहे वो नेचुरल पैसिव हो, ठीक है। अब देखिए एक एक करके आपको समझाते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो गया मतलब एंटीजन एंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो उस टाइम जो एक इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होगा कि हमने वीक या माइक्रोब को इंजेक्ट करवा दिया हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन के दौरान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव। समझ में आई। नेचुरल एक्टिव अपने आप इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें क्या हो गया एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है माइक्रोब को इम्यूनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। समझ आई बात। चलिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन क्या होती है, वीक फॉर्म होती है, एट्यूनेटेड फॉर्म होती है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की, जो हम हमारी बॉडी में एंटर करवा देते हैं। अब एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा टू डिस्ट्रॉय देम। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ ना, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हुई ना, तो वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। लेकिन ये काम कब किया हमने, आर्टिफिशियली किया, आर्टिफिशियली, ठीक है। आप देखिए
जो वैक्सीन है वो मेमोरी बी सेल्स को टी सेल्स को जनरेट करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैक्सीन्स के। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जा रही हैं आजकल। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे कि पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, उनको पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। सुना होगा ना, जहर ही जहर को मारता है। पॉइजन के लिए स्नेक बाइट हो जाता है तो स्नेक वेनम ही दिया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। तो इजीली आपको समझना है। मैं और दोबारा से, मुझे पता है आप लोग बहुत भयंकर वाले कंफ्यूज हो, मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। बताऊँ आपको या समझ आ गया? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस को समझ में आ गया है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जल्दी से बताइए बच्चा लोग। चलिए मैं एक बार और ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव, यही दो चीजें थी। नेचुरल एक्टिव के मतलब देखो बच्चों, किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स होने के बाद या मीजल्स हो जाते हैं, मम्प्स हो जाते हैं, तो दोबारा से उसको मम्प्स नहीं होते। उसका मतलब उसकी बॉडी ने वो डेवलप कर लिया है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होगा? याद करो, सिंपल सा एक वर्ड याद रखना, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि आर्टिफिशियली हमने एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया हमारी बॉडी में। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा सबको? जल्दी बताइए। चलें आगे, अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की, पैसिव। एक्टिव हो गया, पैसिव में भी क्या हो जाएगा? नेचुरल पैसिव, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस में एंटीबॉडीज गई, आईजीजी हमने पढ़ा अभी, वो क्या है? नेचुरल, नेचुरल एबिलिटी है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, कोई एंटीबॉडी लेकिन उसमें एक्टिवेट नहीं हुई। आर्टिफिशियल एक्टिव का क्या करेंगे? वैक्सीनेशन के बाद क्या आता है? इम्यूनाइजेशन, कि पहले से प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी। एटीएस याद रखना, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनाइजेशन आएगा, एक्टिव में वैक्सीनेशन आएगा। एक्टिव नेचुरल में एक बार बीमारी होने के बाद दोबारा से जो नहीं होती वो नेचुरल एक्टिव है। नेचुरल पैसिव मदर से फीटस में जो जाता है दैट इज नेचुरल पैसिव। होप आपको चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी, चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने पूछ लेना है। और आपको मटेरियल चाहिए, पीयू क्या चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस पेपर भी चाहिए, तो क्या करना है? तो जाना है टेलीग्राम चैनल पर। किसके टेलीग्राम चैनल पर? वही सेम बायोनिति, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बायोनिति में अलग अलग प्ले लिस्ट हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके आपके क्लास के अकॉर्डिंग 11th 12th इवन चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। हो चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है, स्टिल यू कैन आस्क, कीप स्टडिंग।